हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन एक्सपीरियंस के एक और एपिसोड में। यहाँ पर हम बातें करते हैं उन घटनाओं की जो हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या वो समाज से रिलेटेड हो, भारतीय समाज से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या और कुछ और भी कोई घटना है जो रोज़ाना हमारे जीवन में घटती रहती है और उनका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, एक बहुत ही कॉमन चीज है जो आजकल समाज में बहुत तेजी से फैल रही है और काफी सालों से फैल रही है और उसके काफी सारे इम्पैक्ट भी हो रहे हैं। पर इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा बात करता नहीं देखा गया है। मतलब मैंने किसी को ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा। मैंने उसके बारे में कुछ सर्च भी किया ऑनलाइन, तो ये मुझे कुछ इतनी सारी चीजें इतना कुछ रिटर्न मतलब डिस्कशन उसके ऊपर मिला नहीं। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च किया इसके बारे में, मुझे मुझे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। और ये बेसिकली इन्वॉल्व है मेल्स के लिए, पुरुष समाज के लिए, खासकर वो पुरुष जो अभी नए नए नौकरी में लगे हैं, अपने अपने घरों को, अपने शहरों को छोड़कर नए शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। वो स्किल फोर्स जिसकी इस देश को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में देश के हर नेता, अभिनेता बात करता है, पॉलिटिशियन बात करता है कि ये स्किल वर्क फोर्स है जो हिंदुस्तान को रिक्वायर्ड है। पर हम उस स्किल वर्क फोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, कि स्किल फोर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको हम क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी के नाम पे देखिए, भारत में एक तो शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है। हमारे पास यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वो सब है नहीं जो हम इस यूथ को दे पाए, जो अपने घरों से निकल के है ना एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने वाला है। नौकरियां भी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली देखा जाए तो इस समाज में जो पुरुष हैं, मैं आज पुरुषों की बातें करूंगा, फेमिनिज्म पे तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, पर आज मैं यूथ में पुरुषों की बेसिकली बात करूंगा। जो अविवाहित पुरुष हैं, अनमैरिड लड़के हैं, जो अपने अपने घरों से निकले हैं, अपने अपने शहरों से निकले हैं कहीं नौकरी करने के लिए, क्योंकि उन्हें बचपन से बता दिया जाता है कि नौकरी कितनी जरूरी है। तो उनके साथ जो समस्याएं अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, एक समस्या है जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं उस बारे में बात करूंगा। और वो समस्या है कि दूसरे शहर में जाकर कहीं पर घर लेने की, एक रेंट पर एक घर लेना जहां पर वो रह सके, जहां से वो अपने काम पे जा सके, जहां से वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। ठीक है। अब जितने भी हमारे बड़े बड़े शहरों की आप बात करें, महानगर की बात करें, बेंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, बॉम्बे की बात करें, और आईटी हब्स आप गुड़गांव, नोएडा की बात करें, तो यहाँ पे समझ लीजिए एक तरीके से इतना बड़ा एक स्कैम और रैकेट चल रहा है ना, जिसमें ये जो बंदा है, ये जो लड़का है जो अपने घर से निकला है, जो 24-25 साल का युवा है, जो अपने कॉलेज वगैरह पूरा करके निकला है, मैं बेसिकली इनकी बात कर रहा हूँ। और भी कई युवा है जो दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। पर उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो जाती हैं, उनके ना पारिवारिक, मतलब उनके जो वो इतने ज्यादा सक्षम नहीं है अपना डिसीजन लेने के लिए, तो पारिवारिक सपोर्ट भी उन्हें काफी मिलता है। पर मैं ज्यादातर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए आए हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि उन्हें घर कैसे मिले। और ये बहुत बड़े स्कैम चल रहे हैं जो बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद, और खासकर अब धीरे धीरे ज्यादा प्रचलित होता हुआ नोएडा और गुड़गांव में भी ये बहुत होता जा रहा है। पहले तो आप अगर उन शहरों में आते हैं तो भाई आपको अपना पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल, मैंने तो आजकल देखा है कि जमा कराना पड़ता है। आपने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ काम किया है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ते हैं। पता नहीं कौन स्कूल के बाहर करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूज कर रहा है लड़कों को। पुलिस वेरिफिकेशन होती है, चलो होनी चाहिए। और उसके बाद एक एक साल का उनसे डाउन पेमेंट लिया जाता है। और उसके बाद भी बहुत जगह 80% ऑफ द सोसाइटीज में, इन महानगरों में, ये बोल दिया गया है कि बैचलर्स को घर नहीं मिलेगा। इवन कई जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बन जाती हैं, RWA, जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड लोग जाके बैठ जाते हैं, और मोस्टली जहां पर चुनाव भी नहीं होता, उनका काम है कि लोगों को तंग करना, खासकर युवाओं को तंग करना, जजमेंट करना। जो जैसे कि भारतीय समाज के अंदर है ना, कुछ कुरीतियां पल रखी हैं कि आप किसी को भी बैठ के जज कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी मापदंड पे आप नाप सकते हैं, आपको अधिकार दे रखा है, वो सब बैठ के करना। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हो गई है जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं।
मैं भी हूँ, मैं भी था, मैंने भी ये चीजें काफी नोटिस करी हैं। 1-2 साल पहले जब मैं भी घर ढूंढ रहा था, मुझे बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ा। और सबके अपने अपने तर्क होते हैं, पर इन लोगों का पर ये सबको एक ही कैटेगरी में कर देना, गधे और घोड़ों को एक साथ मिला देना, ये भी चीज सही नहीं है। ठीक है। अभी मैंने जाके सोचा कि मैं गूगल पे सर्च करूं कि स्थिति क्या चल रही है, तो मुझे कुछ आर्टिकल्स मिले हैं जो 2017 के हैं, 2022 के हैं, जिसमें इन समस्याओं के बारे में बताया गया। जैसे पॉश नोएडा की एक अपार्टमेंट है जिन्होंने टेनेंट्स को, बैचलर्स को बैन कर दिया है। ऐसी नोएडा के अंदर काफी सारी हैं, गुरुग्राम में ऐसी हैं। मुझे कुछ डिस्कशन फोरम्स मिले हैं जहां पर लोग अपने अपने जो है एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि उनके साथ कैसा कैसा हुआ। ठीक है। पर मुझे इसके ऊपर किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति, या तो कोई नेता हो या जो युवाओं के बारे में कुछ सोचते हो, जैसे महिलाओं के लिए तो बहुत सारी एसोसिएशंस बन सकी है ना, कि जरा सी कोई बात हुई आप कंप्लेन कर दीजिए और आपका जीवन बर्बाद, और अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए तो भाई कोई कानून भी नहीं है। पर यहाँ पर जो समस्या है यूथ की, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, मेरा मानना है कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो युवा व्यक्ति है एक, है ना, जब ये एक लड़का होता है, इसका जो अकेलापन है, ये जो अकेलापन है ना, जहां उसकी कोई सुनता नहीं है, जहां उसको कोई भरोसे में नहीं लेता, जो उस पर कोई विश्वास नहीं करता, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे लड़के जो है, बच्चे हों, बड़े हों, पढ़े लिखे, समाज में बहुत कुछ नाम करें, पर हम उसके लिए मदद क्या कर रहे हैं उनकी? हम उन्हें सपोर्ट कहां पर कर रहे हैं? मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 90% जो भारत में युवा है, जब वो 10 बरस का होता है वो लड़का, तो उसे 10 बरस की उम्र से ही उसके दिमाग में डालना शुरू कर दिया जाता है कि भाई आप तो लड़के हैं, आपको नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, घर की जिम्मेदारी आपको है, दादा का, बाप का, परिवार का नाम आगे लेके जाना है। ये बचपन से उसके दिमाग में फीड कर दिया जाता है। उसकी साइकोलॉजी किस तरीके की हो जाती है कि भाई वो चाहकर भी, आज भी हिंदुस्तान में एक लड़का अपने लाइफ के साथ डिसीजन नहीं ले पाता। फिर हम बात करते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल्स क्यों नहीं जीतते हैं, क्योंकि सबको अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और आईपीएस ही बनाना है, आईएएस ही बनाना है। कोई ये नहीं पूछता कि वो क्या करना चाहता है। ये शुरुआत वो 10 बरस से हो जाती है उसके उसके ऊपर बातों को थोपने की, उसको जज करने की। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो अपने दोस्तों से मिलता है, उसकी विचारधारा थोड़ी बदलती है, फिर वो स्कूल कॉलेज पहुंचता है, कॉलेज में जाके वो एक नई दुनिया को देखता है जहां भी उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। और आजकल तो फेमिनिज्म के नाम पे उनको और ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब हर तरीके से ब्लेम ही किया जाता है। अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो भी तुम्हारी जिंदगी खराब, है ना। तुम अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े तो भी तुम बेकार थे, तुमने ये नहीं किया तब भी तुम बेकार थे, तुम्हें नौकरी इतनी अच्छी नहीं मिली। अगर बेंगलोर जैसे शहरों में तो ये भी है कि अगर आप टॉप 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते तो आधे तो आपका घर की अर्जी वैसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम लड़के जो है हर शहर में जाके एक एक मकान खरीदते फिरें। ठीक है। तो ये सारी जो समस्या है ना, ये जो यूथ जो अकेला है, जो ये युवा है, जो जो आपको भारत में वर्क फोर्स में भी चाहिए, आपको चाहिए कि वो काम भी करें, आप उन्हें वो मानसिक स्थिति तो प्रोवाइड कराए, वो एक स्पेस तो प्रोवाइड कराए जहां पर वो अपनी प्रोडक्टिविटी का 100% का कुछ पार्ट दे पाए। अब वो एक शहर में आता है, वहां पर वो ब्रोकर और लैंडलॉर्ड्स के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है, सबसे ज्यादा तो ब्रोकर्स। अब जो एसोसिएशंस और अथॉरिटीज और जो प्राइवेट एसोसिएशंस बन गई हैं अपनी सोसाइटीज की, इन्होंने इतने कायदे कानून बना रखे हैं कि वो बेचारे जो है फिर ब्रोकर के जाल में फंस जाते हैं, और कुछ ना कुछ उनको मतलब फंसा दिया जाता है, उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, उनको और मानसिक प्रताड़ना होती है, कोई ब्रोकर पैसे लेके भाग जाता है। हाँ, वो नया शहर में आया, वो बेचारा क्या करेगा, है ना। ब्रोकर और मकान मालिक का ऐसा है कि उनको किसी की फर्क ही नहीं पड़ता, खासकर लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने ब्रोकर तो दे दिया है, पर वो बात करने को भी राजी नहीं है कि आपका टेनेंट है तो आप ब्रोकर से ही क्यों बात कराना चाह रहे हैं। और ब्रोकर ऐसा है कि ब्रोकर चाहता है कि जी आपको कोई बात करनी है तो आप लैंडलॉर्ड से, मतलब जैसे मैं घर लेने गया तो मेरी कुछ चीजें हैं तो ब्रोकर मेरे से बोलेगा मैं आपकी बात करा देता हूँ लैंडलॉर्ड से। भाई अगर तू मेरी बात लैंडलॉर्ड से करा देगा तो तू ब्रोकर किस चीज का है? तू किस चीज के पैसे ले रहा है? ब्रोकर कहेगा साहब ये घर तो वैसे तो सर ये इतने का इनकी डिमांड है, यहाँ पे बाकी लोग 14 में दे रहे हैं, ये 20,000 में दे रहे हैं, पर ये मान नहीं रहे। तो आप ब्रोकर हैं, आपका काम है कि आप उन्हें मनवाएं।
इसी बात के आप मेरे से चार्ज कर रहे हैं। पर वो कहेगा नहीं सर वो नहीं मानते हैं, आपकी मैं बात करा देता हूँ, देख ली शायद आपसे मान जाए। भाई अगर वो मेरे से ही मान जाए तो मैं ही कर लूंगा ना। एक तो ये ब्रोकर्स का भी ना रजिस्टर्ड लाइसेंस होना चाहिए। आजकल इस देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आधा हिंदुस्तान तो आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है और आधे जो है वो ब्रोकर बने हुए हैं। मतलब आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां भी आपको जो गार्ड है वो ब्रोकर भी होगा। आप किसी सोसाइटी में चले जाइए, वहां का चौकीदार भी ब्रोकर होगा। ठीक है, आप किसी सैलून में चले जाइए, वो सैलून वाला भी घर बेच रहा है भाई, किराए पे दे रहा है। इस देश में हर कोई ब्रोकर बना हुआ। और रजिस्टर्ड ब्रोकर तो सिर्फ आप देखते ही हैं, यूट्यूब पे वीडियो आते हैं कैसे शेयर मार्केट के ब्रोकर्स हैं, वो तो खैर उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। पर वैसे भी देश में हर बंदा ब्रोकर ही बनने के चक्कर में। इसके ऊपर भी कुछ सरकार को देखना चाहिए, कुछ लगाम लगानी चाहिए प्रशासन को कि ये सब क्या चल रहा है और उनका काम क्या है, ये भी डिफाइन होना चाहिए। खैर वापिस आते हैं इसी मुद्दे पे। जैसे मैं बोल रहा था, मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, इसमें 2017 के भी आर्टिकल्स हैं, इसकी कटिंग मैं आपको इसमें डाल के दिखाऊंगा। अब देख सकते हैं कि कुछ एसोसिएशंस ने अपनी अपनी बना रखा है, 1 महीने का लोगों को नोटिस दे दिया है लड़कों को कि आप 1 महीने में खाली कीजिए। अब बताइए, मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश में पैदा हुआ हूं, ठीक है, मैं इसी देश के इसी स्टेट में शहर में पढ़ने आया हूं, तो क्या मेरे पास इतना अधिकार भी नहीं है कि मैं यहाँ पे घर लेके रह सकूं? मुझे किस बेसिस पे जज किया जा रहा है? यहाँ पर मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लड़कों ने इतना इतना कुछ लिखा है। मतलब कितने सारे उनको करेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए, पुलिस से चाहिए, एंड 1% एंड लिकेट के इट्स मतलब इतना स्केरी है। You are trying to find a place to live and the people around you treat like a criminal just because you are not married or you are just young. I mean, can they guarantee your safety? What is this nonsense going on? क्या समाज में ये मान लिया गया है, भारतीय समाज में, कि जो युवा अभी नौकरी करने निकला है वो विवाहित नहीं है तो वो क्रिमिनल है, या वो सोसाइटी में आ रहा है तो वो गदर ही मचाएगा? आप एक सोसाइटी में जाके रहते हैं जहां पे इतने सारे अपार्टमेंट है, इतने सारे फ्लैट्स हैं, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है। अगर कोई बंदा परेशानी खड़ी करता है तो कानून है इस देश में, प्रशासन है, पुलिस है, आप बुलाइए, उनके बात कीजिए, उनको कहिए कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप निकलिए यहां से, आपके लिए कोई जगह नहीं है। पर आप किसी को आने ही ना दें, किसी को रहने ही ना दें, और अगर आप बुलाएं तो आप उनसे इतनी सारी चीजें पूछें। इस देश में अविवाहित होना, सिंगल होना, है ना, या युवा होना क्या क्राइम हो गया है इस देश में? या वही लोग सारे अपराध कर रहे हैं और शादीशुदा व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता? जिसने शादी कर ली उसे लाइसेंस मिल गया क्या कि भाई वो बिल्कुल ही पवित्र आत्मा है, उसने तो आज तक कोई अपराध ही नहीं किया है? सोसाइटीज में मैं तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनकी बीवियां भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, फिर भी वो अपनी बीवियों को मारते हैं घरों में। वो सही है समाज के लिए? वो सोसाइटी में रहने लायक सही है? या आपने एक अपार्टमेंट खरीद लिया है, मकान मालिक बन गए, ना छत आपकी ना जमीन आपकी, बीच में आप लटके हुए और आप इतने बड़े जमींदार हो गए कि आप अपने हिसाब से कानून बना देंगे? कोई देश में कानून नाम की भी चीज है? अगर है तो कुछ युवाओं के लिए भी कानून होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, ये बात करनी बहुत जरूरी है। आपको इनसे काम भी चाहिए, ठीक है। किसी बंदे का बेंगलोर जैसे शहर में अब नौकरी लगती है, एक तो पैसे सरकार नौकरियां नहीं प्रोवाइड करा रही, अब बेचारे की 6-7 लाख रुपए की नौकरी लग गई। अब बेंगलोर जैसे शहर में 2 BHK भी अगर कोई बंदा लेने जाए, अब तो वही मिलते हैं, पहले तो 1 BHK भी मिल जाते थे, 1 रूम मिल जाता था, अब 2 रूम भी मिल जाए तो कम से कम उसका किराया, एवरेज किराया 30 से 40 हजार रुपए है। और उसके बाद ये कि 30 से 40 हजार रुपए तो किराया है, वो भी जब अगर आपका प्रोफाइल, आप हाई प्रोफाइल लगेंगे, कोई पढ़ाई लिखाई में भी आप अव्वल थे और आपका रिज्यूमे में, जैसे मैंने बोला, लिंक्डइन प्रोफाइल में आंकते हैं बेंगलोर में, तो वो सब भी अव्वल हो, उसके बाद आप साल भर का उनको पैसा दीजिए पहले पूरा। अब जो बंदा बेचारा लोन लेके, डिग्री लेके पढ़ने आया है, आप उसे नौकरी मिलेगी कहां से? वो 1 लाख साल का जो है, उनको पूरे साल का करीब 3-4 लाख रुपए डिपॉजिट करा है, और उसके बाद क्या गारंटी उसे मिलेगा? जिस तरीके से ये भू माफिया और ये सोसाइटी माफिया काम करता है, जहां पर कई, अब आप युवाओं को तो क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं, कई पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स, इन सब ने जो फ्लैट ले रखे हैं और इनके जो ब्रोकर्स घूम रहे हैं, ये यंग लड़के लड़कियां कैसे बचेंगे इनके जाल से?
इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, अब मैं देखिए कितनी सोसाइटीज के बारे में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि आई नो RWA ऑफ अ फेमस सोसाइटी इन नोएडा that has not election since last 4 years. It has engaged a vendor for maintenance service only of the society. The और जो ये वेंडर अपॉइंट किया ये भी एक पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, ऑफ अ पॉपुलर पॉलिटिशियंस। रूल्स हैं, देखिए सबको मालूम है कि एक बंदा सुबह उठता है, वो तैयार होता है, ऑफिस जाता है, दिन भर धक्के खा के वापस आता है। कोई, मैं भी इतने साल से रहा हूं, कोई भी इतना ज्यादा, कोई इतना गदर सोसाइटीज में नहीं होता है जहां पे कोई डेली पार्टियां हो रही हैं। और हर जगह रूल होता है कि भाई 9-10 बजे के बाद आप शोर नहीं करेंगे, और वो सबको मानना चाहिए। वो सिर्फ बैचलर या यंगस्टर्स के लिए नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है। वो भी मानना चाहिए ना। मैं तो कितनी सोसाइटीज में रहा हूँ जहां पे मैंने तो कहीं शायद जीवन में कभी संगीत बजाया भी ना हो, पर मेरे साथ जिनकी शादी है उनके घर पार्टी चल रही है, 1-1, 2-2 बजे तक भी म्यूजिक बजता है। आप उन्हें बंद करा के दिखाएं, पर अगर आप बजाएंगे तो आपके ऊपर जजमेंट जरूर हो जाएगी कि भैया आप तो ऐसे ही हैं, आप तो असामाजिक हैं। एक सोसाइटी में आज से 2 साल पहले मैं रेंट पे घर लेने गया, तो उन्होंने इतने रूल्स बनाए हुए थे कि भाई अगर मैंने यहाँ पे घर लिया तो मुझे फोटो देनी पड़ेगी उन लोगों की जो मेरे से मिलने आएंगे, है ना। उसमें कोई महिला तो हो नहीं सकती, मेरे माँ बाप या भाई बहन के अलावा, वो भी मुझे प्रमाण देना पड़ेगा कि ये मेरी माँ और ये मेरी बहन है। उसके बाद मुझे अपना ऑफर लेटर देना पड़ेगा, ठीक है, जॉब का। उसके बाद मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद उसने बोला आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो उसका एसएमएस जो आता है वो एसएमएस भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, और वहां पे कौन थे, RWA में जो 4 बंदे थे वो आर्मी के कुछ रिटायर अफसर थे। उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स बना रखे थे। मतलब इतना तो मेरे ख्याल से लड़की को देखने जाओ, रिश्ता लेके जाओ तो नहीं मांगते हो आपके बायोडेटा में। मतलब उन्हें मेरा सैलरी क्रेडिट होने का एसएमएस भी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वो सब तो अलग बात है। और जिनका मैंने नाम लिखवा दिया है, मतलब मेरे जीवन में अगर कल को कोई एडिशन होता है तो मेरे से मिलने भी नहीं आ सकता। और वो सोसाइटी के बाहर सरेआम रात को चरस गांजा बेचते हैं। ये तो हाल है लोगों के। अब इस रूल से कौन लड़े। और इसमें इसके लिए भी आपको ब्रोकर चाहिए, उस घर वहां जाने के लिए। अरे भाई किस बात का ब्रोकर चाहिए, आप वो जेल के अंदर डाल रहे हो, उसके लिए मैं ब्रोकर ढूंढूं कि आपको एक जेल में जाना है। ये सब तो हरकतें हो रही हैं। मतलब एक तरीके से आपने जो युवा है जो बेचारा काम करने कहीं आ रहा है, उसका आपने बिना जाने पूछे सीधा आपने डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये तो क्रिमिनल है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, उनकी जो है वाइफ है, वो बेचारी कोरोना के अंदर 2019 में वो एक्सपायर कर गई। उनकी उम्र अभी करीब 40-42 साल है। अब उनका ट्रांसफर हुआ, उन्हें एक घर चाहिए था, तो वो गए, तो वहां उनको बोला कि नहीं आपकी वाइफ नहीं है तो आपको घर नहीं मिलेगा। आप भले ही 40-42 साल के हो, आप भले ही वाइस प्रेसिडेंट हो कंपनी के अंदर, ठीक है, वो भी ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर कह रहा जी मकान मालिक तो सुन ही नहीं रहा। उन्होंने बोला कि भाई मेरी वाइफ थी, वो एक्सपायर हो गई थी कोरोना में, तो उसके बाद आप डिसाइडेड नॉट टू गेट मैरिड। पर नहीं, आपको बीवी चाहिए और वो भी जिंदा चाहिए, उसके अलावा आपको घर नहीं मिलेगा, चाहे आप 40 साल के वाइस प्रेसिडेंट हो किसी कंपनी में, है ना। हाँ, आप लिव इन में आप किसी गर्लफ्रेंड को लाके अपनी किसी महिला मित्र के साथ लिव इन में रह लो, वो उन्हें बता दो जी हम साथ रहते हैं, आधार कार्ड ही मांगते हैं, आप दे सकते हैं। झूठ बोल के आपके सारे काम बन जाएंगे इस देश में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिव इन को प्रमोट करने में लगी हुई है सोसाइटियां। पर एक बंदा जो अपने अपने जीवन में, जिसकी मतलब एक 40-42 साल का आदमी, उसकी अपनी एक जीवन शैली होती है, वो कोई 18-20 साल का नहीं है। हर साल में, हर 1 दशक में इंसान का दिमाग बदली होता है। 20 साल में जो एनर्जी उसकी थी वो 30 में नहीं थी, जो 30 में थी वो 40 में नहीं है। उसका एक अपना पर्सपेक्टिव है जीवन को जीने का, और आप उसे जज किए जा रहे हैं। और मैंने ऐसी सोसाइटियों में देखा जहां पे आराम से लोग आपस में लड़ रहे हैं, लिफ्ट में एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, गाली गलौज चल रहा है। वो सही है, वो शादीशुदा है तो वो सही है। देखिए मेरा तो मानना है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। नौकरी तो आप दिलाने से रहे, कोई हमें ऐसा नेता भी तो हो, कोई ऐसा इंसान भी तो हो, कोई ऐसी एसोसिएशन भी तो हो जो इन सब बातों को भी उठाए। इससे एक बंदे के, लड़के के मानसिक संतुलन पे कितना प्रभाव पड़ता है, वो किस किस चीज को सोचे। अब इसमें भी परेशान रहे कि उसे घर नहीं मिलेगा। इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतने बड़े वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसको घर नहीं मिल रहा, किराए पे। क्या इस तरीके का समाज हम बनाना चाह रहे हैं? देखिए मेरा तो मानना है कि सरकार को
प्रशासन को। हाँ, सरकार से याद है, देश के प्रधानमंत्री भी तो अकेले रहते हैं, उनके लिए तो आपने इतनी बड़ी जेट सिक्योरिटी दे रखी है। हाँ भाई, मोदी जी को प्रमोट तो ऐसे ही किया गया था ना कि वो तो अनमैरिड है, वो तो बाद में पता चला, चलिए उनका डाइवोर्स भी हो गया, जो भी हो गया, है तो अकेले ना। वो तो इस देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, वो भी कमा रहे हैं। वो सीएम बन सकते हो आप, प्रधानमंत्री बन सकते हो आप, इस देश में कवारे हो गए, रतन टाटा बन सकते हो आप, पर आप अगर एक लड़के कवारे हो और आप नौकरी कर रहे हो तो आपको सोसाइटी घर नहीं देगी। यही दोगलापन है समाज में। मेरी तो मांग है मोदी जी से भी, योगी जी से भी, और समाज के हर बंदे से जो कोई डिसीजन ले सकता है। मैं तो कहता हूँ जो भी ये यंग यूथ है उसके लिए अलग से सोसाइटीज बसाई जाए, अलग से शहर बसाए जाए। मैं तो कहता हूँ नोएडा गुड़गांव में भी अलग से शहर बसाए, जैसे कैंपस बनता है ना कॉलेजेस के, अलग से शहर बसे इनके लिए, और वहां पे कोई भी विवाहित पुरुष अलाउड ना हो, यंगस्टर्स के द्वारा ही चलाया जाए। सारे यंग ही रहे वहां पे, जो ऑफिस में काम करते हैं अकेले रहते हैं वही रहे। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगे सोसाइटियों में, जहां पे एक तरफ इंग्लिश प्रीमियर लीग चले शनिवार इतवार को, एक तरफ आईपीएल चले, एक तरफ जो है स्पेनिश लीग चले, और जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो वो सारी होनी चाहिए। पार्टी करने के लिए शराब और बियर के अंदर भी कंसेशन मिले, ये मेरी डिमांड है। मैं चाहता हूं कि ऐसा सोसाइटी बने, और कोई भी विवाहित पुरुष वहां पे अलाउड ना हो। और ये जो RWA के लोग हैं, इनकी एक लिस्ट बनाई जाए, ये जो बैठ के दुनिया भर के अनसंट कानून बनाते रहते हैं, और देखा जाए कि इनके बच्चे जो हैं वो किन शहरों में रह रहे हैं, ठीक है, और वो किराए पे कैसे रह रहे हैं, खासकर जो अनमैरिड लड़के हैं उनके। लड़कियां भी इनमें प्रभावित है, पर मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। क्या इनको समझ में नहीं आता कि इनके भी बच्चे कल को बड़े होंगे, या बड़े होंगे वो भी किसी शहर में जाके रह रहे होंगे, उन्हें भी तुम्हारी जैसी बेवकूफ मेंटालिटी की बातें सुनकर जो है किस तरीके से मुसीबतों को फेस करना पड़ रहा होगा। इन सब के बारे में ये लोग बैठ के सोचते नहीं है क्या? माना समाज के अंदर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, पर उसके और भी तरीके हैं ना। आप अब मैं आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूं कि 80% ऑफ द सोसाइटीज इन गुड़गांव, नोएडा हैव रिस्ट्रिक्टेड गिविंग फ्लैट्स टू टेनेंट। 80%। सो वेयर दे विल गो एंड लिव? सड़क पे जाके रहे क्या? रेलवे स्टेशन पे रहे? कहां रहे? 80% इज अ वेरी बिग नंबर। इतना आप टैक्स लेते हैं। एक बंदा 7 लाख का पैकेज लेके गया बेचारा, 30-40 हजार रुपए वो उसमें से रेंट दे दे। 7 लाख के पैकेज में कितनी इनकम हाथ में आती होगी महीने की? 50,000, 60,000। उसमें से 30,000 रेंट हो गया, उसके बाद वो खाएगा पिएगा भी, उसके बाद जीएसटी, सीएसटी, पीएसटी, टीएसटी, क्रेडिट कार्ड के ये, मतलब बेचारा इंसान तो जो है, लड़का जो है, वो तो 35-40 साल की उम्र तक उधारी में जी रहा है। वो सरकार को टैक्स दे रहा है और लैंडलॉर्ड को पैसा दे रहा है, और उसके बाद फैसिलिटी क्या मिल रही है? जीरो। जजमेंट कितनी है? इतनी सारी, 100% उसे जज किया जा रहा है। बुरा भी वही बन रहा है, काम भी आपको उसी से कराना है, आपकी फैक्ट्री भी उसी को चलानी है, आपकी कार भी उसी को ड्राइव करनी है, आपके लिए पिकअप भी उसी को करना है, आपकी फूड डिलीवरी भी लड़का ही कर रहा है। पर उसकी जो परेशानी है, जो उसकी मानसिक अवस्था है, उसको कहां जहां जहां मौका मिलता है हम तार तार करते हैं, हम उन्हें परेशान करते हैं। तो मेरी तो डिमांड है भाई भारत सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से, और बेंगलोर के चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं, ठीक है, खासकर जो कवारे हैं, कि भाई कुछ इनका भी देखो। मैं तो कहता हूं इनके लिए अलग से शहर बसाओ, अलग से सोसाइटी बसाओ। इनको आप संभाल के रखिए। एक तो युवाओं ने शादी करनी छोड़ दी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब वो शादी करना छोड़ रहे हैं, उन्हें घर भी नहीं मिल रहा है, ये दूसरी समस्या है। इनके बारे में क्या सोचा गया है? कोई क्या करने का सोच रहा है? इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में बताइए, और मुझे बताइए कि भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मेरा तो मानना है कि बहुत ही विचार करने वाला टॉपिक है, और इसके बारे में जरूर कोई डिसीजन। मैं देख रहा हूँ 17 से आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, 17 से आज 24 हो गया, मतलब 7 साल तो वैसे निकल गए, 4, 3, 7 साल, कोई वो नहीं है। और तो और बढ़ा जा रहा है, कोई इस पे बात संज्ञान नहीं ले रहा है। संज्ञान लीजिए और बताइए
आप कमेंट्स करके बताइए आपके अनुभव कैसे रहे इन सब मामलों में। क्या आपको भी इसी तरह प्रताड़ित होना पड़ा स्टैंड के चक्कर में? ये जो भू माफिया चल रहा है, बैचलर्स नॉट अलाउड, ये अंग्रेजों का ऐसे होता था ना, ब्रिटिश राज में होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अब ये सोसाइटियों पे लिख देना चाहिए इन्हें कि बैचलर्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। डॉग्स आर स्टिल अलाउड, बैचलर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, चैनल को फॉलो कीजिए 000, और देखते रहिए उसके अंदर द रियल इंडियन एक्सपीरियंस। जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।